व्हाट्स अप गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टोर लव फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो कैसा चल रहा है आप लोगों का योगा डे? आई होप कि आप लोगों ने सबने योगा स्टार्ट कर दिया होगा। जिसने किसी ने नहीं किया है तो कोशिश कीजिएगा कि मॉर्निंग से आप लोग अपना योगा स्टार्ट कीजिए, क्योंकि लाइफ में काफी बड़ा चेंज आएगा अगर आप लोग इसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये चीजें कुछ ऐसी होती हैं जो आप लोगों को कोई बताएगा तो समझ में नहीं आएगी, पर लेकिन खुद से अगर लाइफ में आप लोग इंप्लीमेंट करोगे ना तो आप लोगों का रियल मीनिंग समझ में आएगा। तो इसी तरीके से जैसे आप लोगों को पानी में छोड़ दिया जाए तो तभी आप लोग तैरना सीखेंगे। किताबें पढ़ पढ़कर आप लोग बोले कि मैंने बहुत सारी किताब पढ़ ली है तैरने के ऊपर, अब मुझे तैरना आ गया। नहीं, जब तक पानी में नहीं कूदोगे तब तक तैरना नहीं आएगा। तो योगा का भी कुछ ऐसे ही फंडा है, बहुत सारी किताब पढ़ लो, जान लो, समझ लो इसके बारे में, पर लेकिन जब से इसको इंप्लीमेंट करके नहीं देखोगे, प्रैक्टिकली योगा नहीं करोगे, तब तक आप लोग इसके बारे में नहीं जान पाओगे। ठीक है, तो इसी के बारे में आप लोग थोड़ा सा आइडिया रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि इसको लाइफ का पार्ट बना लीजिए। बात की जा रही है यहाँ पर वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे के बारे में। इसके बारे में जानेंगे, काफी इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट तो ये है कि ये भी आज ही के दिन यानी कि 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। और आज संडे है तो आप लोगों को पता भी है कि जिस दिन संडे होता है उस दिन हम लोग जो है क्विज वगैरह डिस्कस नहीं करते हैं। जो सैटरडे में आप लोग का क्विज होता है उसका आंसर आप लोगों को मंडे में मिलता है। संडे का लेक्चर थोड़ा इंडिपेंडेंट रखता हूं मैं, इसलिए ताकि कई बार आप लोग संडे में कई सारे काम करते हैं उसको देख नहीं पाते हैं, तो इसलिए कभी भी आप लोग इसको देख सकते हैं वीक में, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। इसलिए लास्ट लेक्चर के साथ में इसका कोई कनेक्शन नहीं रहता है। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे के बारे में। तो इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा यहाँ पर ये जो डे है जिसको वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे जो है ये 21 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। यहाँ पर पहले तो आप लोगों को इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि हाइड्रोग्राफी का मतलब क्या है। हाइड्रोग्राफी एक तरीके की ब्रांच है जो कि आप लोग एक तरीके से साइंस बोल सकते हैं, जिसमें यहाँ पर डील किया जाता है किस तरीके से जो फिजिकल फीचर है, यानी कि ओशियन जो आप लोग समुद्र बोलते हैं वो कैसा है, सी कैसा है, कोस्टल एरिया कैसे हैं, लेक या फिर रिवर यानी कि जो झील या फिर नदियां कैसी हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर आइडिया आप लोगों को लगता है। या फिर ओवर द टाइम यानी कि जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ रही हैं तो इनमें क्या चेंज हो रहा है, इनका जो बेसिकली नेविगेशन चेंज हो रहा है या फिर कोई और एक्टिविटी, इंक्लूडिंग जो एक तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ से, सिक्योरिटी और डिफेंस के पॉइंट ऑफ से, साइंटिफिक रिसर्च और एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ से, कई तरीके से यहाँ पर ये नेविगेशन के पर्पज से भी यूज की जाती है। तो इसलिए यहाँ पर इसके बारे में आइडिया रखने की कोशिश की जाती है अलग अलग साइंटिफिक वे के तरीके से। जो थीम है यहाँ पर बोला जा रहा है हाइड्रोग्राफी इनेबल ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यहां पर ये इसकी थीम है। मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं कि थीम इंपॉर्टेंट होती है। थीम का बेसिक पर्पज ये होता है कि भैया इस साल ना हम लोग इस पर्टिकुलर एरिया पर फोकस देकर चलेंगे। ठीक है, जैसे आप लोग बोले कि एक महीने की जो मेरी थीम है वो है हिस्ट्री, यानी कि एक महीने में मुझे हिस्ट्री कवर करनी है, अगले महीने की जो थीम रहेगी वो रहेगी पॉलिटी, तो अगले महीने मुझे पॉलिटी कवर करनी है। तो एक तरीके से थीम का मतलब है कि किसी स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के टाइम पर आप लोगों को इस पर्टिकुलर एरिया पर फोकस देकर चलना है, तो इसलिए यहां पर थीम रखी जाती है उस पर्टिकुलर साल के लिए। जो टेक्नोलॉजी ऑटोनोमस की बात की जा रही है यहां पर एक तरीके से बेसिकली पर्पज ये है कि डेटा कलेक्ट करना और किस तरीके से चीजों को आगे लेकर चलना, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन निकालना। क्योंकि आप लोगों को पता है आज के दिन में कितने लार्ज स्केल पर जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, टेंपरेचर बढ़ रहा है, तो उसके चलते ग्लेशियर पिघल रहे हैं और ओशन का लेवल जो है बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से भी कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा आइडिया लगाया जाता है। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट डे है, थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। इसको बोलते हैं वर्ल्ड म्यूजिक डे। देखिए आज के दिन 3 दिन हो गए। एक तो हम लोगों ने अभी यहाँ पर हाइड्रोग्राफी डे के बारे में जाना, आज ही के दिन इंटरनेशनल योगा डे हो गया, और वर्ल्ड म्यूजिक डे भी आज ही के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो 21 जून को ये सेलिब्रेट किया जाता है। ऑल ओवर वर्ल्ड में लगभग 120 कंट्री ऐसी है जहां पर यहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। जो इसका ओरिजिन है यहाँ पर इसका फ्रांस से हुआ, जिसको यहाँ पर फेट डे ला म्यूजिक के नाम से जानते हैं, इनके फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि म्यूजिक जो है वो लाइफ का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब भी आप लोग टेंशन में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, तो कई बार मोटिवेशनल सॉन्ग आप लोग सुनते हैं। कई बार जब आप लोग प्यार में होते हैं तो लव जो सॉन्ग है आप लोग वो सुनते हैं, प्यार के सॉन्ग जो होते हैं। कई बार ओल्ड सॉन्ग लोगों को पसंद आते हैं, कई लेटेस्ट सॉन्ग सुनते हैं, कोई पंजाबी सॉन्ग सुनते हैं, कोई फास्ट म्यूजिक सुनते हैं, कोई रैपर सुनता है। तो इस तरीके से ये काफी लार्ज स्केल पर डाइवर्स जो म्यूजिक आप लोगों को देखने को आज के डेट में मिल जाता है। तो बेसिक जो फोकस यहां पर दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है कि पीस और गुडविल कैसे हम लोग स्प्रेड कर सकते हैं म्यूजिक की हेल्प से। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई सारे ऐसे सॉन्ग्स बनाए जाते हैं जब किसी की डेथ हो जाती है, या फिर कई सारे ऐसे सॉन्ग्स बनाए जाते हैं किसी दो कंट्री के बीच में रिलेशन को इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, तो कई बार ऐसी चीजें भी आप लोगों को देखने को मिलती है। इसी के साथ में बात की जा रही है कि मैनी म्यूजिशियन और इसी के साथ में अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है इस डे को सेलिब्रेट करती हैं। पार्क, ट्रेन स्टेशन, म्यूजियम्स और डिफरेंट पब्लिक प्लेस जहां पर जो जनता इकट्ठी होती है। हालांकि कोविड-19 के चलते अब जनता कहीं इकट्ठी नहीं हो रही है, तो इस तरीके के जो डे हैं वो सब डे इस तरीके कोई भी डे जो है वो थोड़ा सा अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर आज आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई थी जिसमें योगा कैसे आप लोग कर सकते हैं, तो इसमें बेसिकली यहाँ पर बताया गया है। तो ये जो बेसिकली ये जो शीर्षासन था जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखा, कई सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर नहीं हो पा रहा है और कई सारों ने ट्राई भी किया। आप लोगों के लिए यहाँ पर एक छोटी सी हिदायत है, इसको देखकर थोड़ा ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा आसन है जो कि खासकर काफी नुकसान पहुंचा सकता है अगर गलत तरीके से किया जाए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग देख के करिएगा, ये नहीं है कि बस ऐसी आनंद फानंद में स्टार्ट कर दे इसको और आप लोग बोले कि हाँ आसन करना है, क्योंकि अगर आसन सही तरीके से किया जाए तो फायदा पहुंचाता है, गलत तरीके से हो सकता है कि कहीं नुकसान भी हो जाए। ठीक है, क्योंकि यहां पर बेसिकली पूरा ब्लड सर्कुलेशन अपोजिट डायरेक्शन में चलता है जब आप लोग ऐसे आसन करते हैं। तो ठीक है, तो इसको भी देख लीजिएगा एक बार। ये कुछ आसन आप लोगों को यहां पर बताए गए हैं जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं और इनको लाइफ का पार्ट आप लोग बना सकते हैं। ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे, पर जो भी पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आप लोग के बन सके। सबसे पहले जो यहां पर बात की जा रही है, ये इंडिया की डील के बारे में बात की जा रही है, किसके साथ में, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में। तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करूंगा, अभी पहले समझ लेते हैं किससे रिलेटेड और क्या डील है। तो सबसे पहले जो यहां पर बात की जा रही है, ये बात की जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अभी यहां पर एक तरीके का यहां पर साइन किया गया एग्रीमेंट एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में, शॉर्ट फॉर्म में जिसको आप लोग AII भी बोलते हैं। तो ये क्या है, 750 मिलियन का यहां पर एक तरीका एग्रीमेंट है, जिसमें बेसिकली यहां पर जो कोविड-19 के जो प्रॉब्लम चल रही है उसको में लड़ने के लिए वो जो भी उससे रिलेटेड एक्सपेंडिचर आ रहा है उसके प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने के लिए यहां पर ये जो बेसिकली आप लोगों को डील देखने को मिल रही है, तो कोविड-19 से लड़ने के लिए, ताकि जिनको भी यहां पर ये बीमारी हो रखी है उनकी कैसे हेल्प प्रोवाइड कराई जाए। तो ये है बेसिक इसका पर्पज। तो यहां पर सबसे पहले जो प्रोग्राम है, इसका जो बजट है, यहां पर ये अलग अलग एरिया से, यहां पर आप लोगों को पता है कि हर एक कंट्री की इकोनॉमी पर कुछ ना कुछ इंपैक्ट पड़ रहा है। तो ये जो बजट है, ये जो इंपैक्ट पड़ रहे हैं, खासकर सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट पड़ रहे हैं, उसको डील करने की भी बारे में वहां पर बात की जा रही है। ठीक है, तो इसी के चलते यहां पर ये काफी न्यूज में है। प्राइमरी जो प्रोग्राम बेनिफिशियरी के बारे में अगर आप लोग बात करें, तो पुअर्टी लाइन, किसान, हेल्थ केयर वर्कर, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, विडोज, इसी के साथ में पर्सन विद डिसेबिलिटी, सीनियर सिटीजन, लो वेज अर्नर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, या फिर जो भी अलग अलग जो यहां पर एक तरीके से ऐसा सेक्शन है सोसाइटी का जो कि वनरेबल है। वनरेबल का मतलब क्या है, जिनके पास में पूरा खान पान का जुगाड़ नहीं है या फिर इधर उधर से जैसे तैसे उनकी जिंदगी चल रही है, तो सबसे पहले उन लोगों के ऊपर फोकस किया जाएगा। वैसे तो आप लोग जानते हैं कि काफी सारे लोग जो हैं, जो अपना ढंग से जिनकी दुनियादारी चल रही है, ठीक ठाक पैसा जिनके पास में, वो तो अपनी लाइफ को लीड कर पा रहे हैं, पर लेकिन एक ऐसा तबका आप लोगों को सोसाइटी का देखने को मिलेगा जिनके पास में कुछ भी नहीं है, तो उनके बारे में बात की जा रही है। तो जो ये प्रोजेक्ट है यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक का, ये यहाँ पर बेसिकली एशियन डेवलपमेंट बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर ये बैंक जो है यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, तो ये दोनों मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। टोटल जो है यहाँ पर 2.25 बिलियन का है यहाँ पर ये, पर लेकिन अभी 750 मिलियन जो है ये एशियन इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा प्रोवाइड कराए गए हैं। 1.5 बिलियन जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक यहां पर देगा। ये सेकंड अभी यहां पर पोर्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इसका पहला पोर्शन जो है वो 500 मिलियन का जो कोविड-19 के इमरजेंसी रेस्पॉन्स फंड और हेल्थ सिस्टम प्रीपेयर्डनेस के प्रोजेक्ट के लिए ऑलरेडी यहां पर जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से आ चुका है। ठीक है, तो ये भी एक मोटा मोटा सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। चलिए इसी बहाने से थोड़ा सा अंदर घुसते हैं इसके बारे में, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में जानते हैं। ये जो बैंक है यहां पर आप लोगों को मल्टीलेटरल बैंक यहां पर देखने को मिलेगा, जिसका एम है बेसिकली एशिया और पैसिफिक वाले रीजन में। ये एशिया हो गया यहां पर अगर आप लोग देखें, और पैसिफिक आप लोग बेसिकली ये वाला रीजन यहां पर बोल सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाला, न्यूजीलैंड वाला, ये वाला रीजन। इससे थोड़ा सा इधर निकलेंगे तो ये वाले रीजन में आप लोगों को देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो यहां पर जो इंडो पैसिफिक की बात की जा रही है, जिसको एशिया पैसिफिक के नाम से भी कई बार बोलते हैं, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। तो 16 जनवरी 2016 में यहां पर ये ओपन किया गया था और 25 दिसंबर 2015 में यहां पर ये बेसिकली इसको फोर्स में लाया गया। ये एक रीजनल इन्वेस्टमेंट बैंक की तरीके से इसको यूज किया जाता है। पर्पज क्या है, ये क्रेडिट एजेंसी है। हेडक्वार्टर इसका कहां पर है, ये है यहां पर बीजिंग के अंदर में। ठीक है, यानी कि चाइना के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है, और जो बेसिकली ये सर्व करता है रीजन के लिए तो एशिया और ओशियानिया। ठीक है, तो ये बेसिकली ओशियानिया हो गया। बेसिकली देखिए होता क्या है यहां पर, अगर आप लोग इसको यहां पर इस वाले मैप में देखिए, ठीक है, ये पर्टिकुलर आप लोग देखिए, ये एशिया वाला रीजन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, और इधर आएंगे तो ये ओशियानिया वाला रीजन देखने को मिलेगा। इसके द्वारा बोला गया कि पैसिफिक रीजन के लिए पर ये एक तरीके से सर्व करता है। तो इंडो पैसिफिक यानी कि इंडियन ओशन हो गया और पैसिफिक ओशन हो गया, तो इसके पास पास वाले एरिया के लिए सर्व करता है, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो 78 मेंबर है टोटल इसके अंदर। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। प्रेसिडेंट कौन है ये आप लोगों को बताना है, इंपॉर्टेंट पर्सन है। और जो यहां पर इसका जो मेन ऑर्गन है जिससे काम किया जाता है, तो ये है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके बारे में याद रखिएगा।
इसी के चलते थोड़ा सा एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में भी जान लेते हैं। आप लोगों को याद होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में ऑलरेडी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है यहाँ पर ये एक तरीका रीजनल बैंक है जो कि 1966 में जिसको बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को फिलीपीन में देखने को मिलेगा। इसी के साथ में यहाँ पर ये जो पर्पज है बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट का है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों से कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इनके बारे में आइडिया रखिएगा जो भी ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में, ताकि कोई कंफ्यूजन माइंड में न हो। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो न्यूज है काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा सुनकर कई सारी चीजों के बारे में आप लोगों को आश्चर्य भी होगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है उनके द्वारा अभी यहां पर ओपन किया गया है 41 जो कोल ब्लॉक है कमर्शियल माइनिंग के लिए। कमर्शियल माइनिंग क्या होती है? बेसिकली प्राइवेट वाले अब यहां पर माइनिंग करेंगे, कोयला निकालेंगे। अब तक हमारी कंट्री में कोल इंडिया जो है बेसिकली वो काम किया करती थी, यानी कि सारा काम मेनली गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता था 90% से ऊपर। अब यहां पर प्राइवेट के लिए भी इसको ओपन किया जा रहा है। तो 2 स्टेज का यहां पर ये ऑप्शन है जो कि यहां पर अडेप्ट किया जा रहा है माइनिंग के लिए। डिसीजन है यहां पर जो अनाउंस किया गया सेंट्रल अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान, यानी कि अब बोला गया कि हम लोग अपनी कंट्री के ऊपर आत्मनिर्भर रहेंगे, बाहर की कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो अपनी कम या फिर खत्म करते हुए आप लोग नजर आएंगे। सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहां पर ये जो इंडियन कोल सेक्टर ये कमर्शियल माइनिंग के लिए यहां पर ओपन किया जा रहा है, अपने आप को सेल्फ जो सफिशिएंसी में यहां पर एक तरीके से ढालने के लिए। जो यहां पर अभी जो बात की जा रही है वो बेसिकली ये है कि हमारी कंट्री जो है, अगर आप लोग मोटे मोटे तौर पर देखोगे तो इंडिया जो है वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट कोल रिजर्व है हमारी कंट्री में, यानी कि 4थे नंबर पर है वर्ल्ड में जब कोल रिजर्व के बारे में बात करते हैं। 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोयले के मामले में, और 2nd लार्जेस्ट इंपोर्टर भी हम ही है, यानी कि हमारे पास में है कोयला दुनिया भर का, पर लेकिन फिर भी हम लोग 2nd लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं। मुझे लग रहा है चाइना के बाद में है शायद, आई थिंक चाइना सबसे ज्यादा है यहां पर, दूसरे नंबर पर इंडिया है यहां पर इंपोर्ट करने वाला। तो सबसे बड़ी बात क्या देखने को मिलती है, एक बार चेक कर लेना इसको, शायद चाइना है, आप लोग चेक कीजिएगा, बताइएगा चलिए इसके बारे में, ठीक है। तो यहां पर सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यहां पर ये देखने को मिल रही है कि इसका मतलब ये कि हम अपने यहां का जो कोयला है उसको निकाल नहीं पा रहे, इसलिए हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आप लोग बोल सकते हैं। तो इसीलिए यहां पर फोकस ये किया जा रहा है कि किस तरीके से हम लोग यहां पर अपनी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहे, बाहर की कंट्री के ऊपर हम लोग को डिपेंडेंसी न रखने को मिले। तो इसी के चलते यहां पर आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ये एक्टिविटी की जा रही है। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है वो इसी से मिलती जुलती है, मिनिस्ट्री ऑफ कोयले के द्वारा यहां पर, मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा लॉन्च किया गया यहां पर ये सत्यभामा, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट, ठीक है। तो ये एक तरीका पोर्टल है, यहां पर पोर्टल का मतलब होता है वेबसाइट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम स्कीम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग की साइड से निकल कर आ रही है। तो बेसिक पर्पज क्या है? बेसिक पर्पज यहां पर यही है कि जो ये पोर्टल डेवलप किया गया, डिजाइन किया गया, इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये डेवलप किया गया यहां पर हमारी कंट्री में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जिसको एनआईसी आप लोग बोलते हैं, इसके द्वारा यहां पर डेवलप किया गया, जिसके चलते यहां पर सारी इंफॉर्मेशन रहेगी। ऑनलाइन सबमिशन कर सकते हैं प्रोजेक्ट प्रपोजल के लिए, मॉनिटर कर सकते हैं, इसी के साथ में यूटिलाइज कहां पर किया जाएगा फंड जो ग्रांट दिया जाएगा, वो सारी बातें, और इसी के साथ में यहां पर रिपोर्ट रहेगी फाइनेंशियल टास्क, एक जो फाइनेंशियल टेक्निकल जो रिपोर्ट रहेगी एक तरीके से प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट पोर्टल के ऊपर में। यानी कहने का मतलब यहां पर ये कि सारी चीजें जो रहेंगी एक तरीके से जो ह्यूमन इंटरफेस होता है, यानी कि ऐसा नहीं कि ये फाइल वहां पहुंचा दो भैया, पहुंचा दूंगा 5000 रुपए दे दो, तो वो सारी चीजें नहीं देखने को मिलेगी। यानी कि ह्यूमन इंटरफेस यहां पर मिनिमम रहेगा, जिसके चलते सिचुएशन को आसानी से इंप्लीमेंट किया जा सकेगा। तो ये है बेसिक इसका पर्पज। तो डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आप लोगों से बन जाएगा कि क्या है, किससे रिलेटेड है, क्यों है, तो कोई कंफ्यूजन माइंड में आप लोग के नहीं होना चाहिए। आगे चलता हूं। नेक्स्ट जो न्यूज है ये हमारे प्यारे डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में न्यूज है। डोनाल्ड ट्रंप साहब को झटका लगा यहां पर सुप्रीम कोर्ट से, जो कि यूएसए का सुप्रीम कोर्ट है उसके साइड से। आखिर झटका क्यों लगा? डोनाल्ड ट्रंप साहब चाह रहे थे, जो ड्रीमर्स हैं, ड्रीमर्स क्या है? जो ड्रीम देखने वाले। कैसा ड्रीम? यानी कि यूएसए में जाकर रहना है। बहुत सारे लोगों का ये ड्रीम रहता है, यूएसए उनके लिए एक ड्रीम कंट्री मानी जाती है। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो इलीगल तरीके से यूएसए के अंदर चले जाते हैं। तो बराक ओबामा जो एडमिनिस्ट्रेशन था यहाँ पर, यानी कि जब बराक ओबामा की गवर्नमेंट थी उस टाइम पर उनके द्वारा क्या किया गया कि अगर कोई इस तरीके से इलीगल तरीके से आ रहा है तो उसको 2 साल का टाइम किया जाता था डिपोर्ट करने के लिए, ठीक है। प्रॉपर परमिट मिले उसके बाद में देखा जाएगा क्या उसके साथ में किया जाए। तो ये पॉलिसी थी वहां पर, यानी कि एक तरीके से थोड़ी ढील बरती जाती थी अगर कोई इनकी कंट्री में इमिग्रेंट आ रहा है, कोई इमिग्रेशन जो इस तरीके से होकर इनकी कंट्री में आ रहा है। पर लेकिन अभी जो यहां पर स्टेप उठाया गया डोनाल्ड ट्रंप साहब को, वो यहां पर बाहर के लोग उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने ये बोला कि तुरंत उनको निकालकर बाहर फेंको अपनी कंट्री से, ये इलीगल तरीके से यहां पर घुसे हैं, ठीक है, उनको भी और उनके बच्चों को भी। तो ये कंडीशन यहां पर देखने को मिली। अराउंड 8 लाख जो बेनिफिशियरी है यहां पर इसका, जिसको
बोला जा रहा है यहाँ पर DACA, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये इसके चलते यहाँ पर जो बेसिकली ये कॉमनली रेफर इनको ड्रीमर्स कहा जाता है। अलग अलग तरीके से होता नहीं है कि मान लीजिए कोई आप लोगों का रिश्तेदार रह रहा है, आप भी जुगाड़ तुगाड़ से पहुंच गए वहां पर, तो वो एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो साहब जो है जो इसके काफी खिलाफ है, वो नहीं चाहते हैं कोई इस तरीके से इनकी कंट्री में रहे, तो इसलिए यहाँ पर ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो जो इनकी हरकतें करने वाले थे डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनको झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि कोई ऐसी एक्टिविटी आप नहीं करोगे। रीजन क्या है इसका करने का? रीजन सीधा सीधा ये है, जून के महीने में बैठे हैं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो 4 महीने हैं बीच में। इसके बाद में इनका इलेक्शन होगा, तो इलेक्शन में बहुत बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि हम लोग ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका की पॉलिसी, अमेरिका के लोग, अमेरिका की जॉब, वो सारी चीजें अब यहां पर देखने वाली हैं। तो इसी के चलते यहां पर ये न्यूज में है, तो इसके बारे में आइडिया रखिएगा। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो न्यूज है यहां पर ये निकल कर आ रही है पंजाब गवर्नमेंट की साइड से। तो पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया गया सिविल सर्विस जो बोर्ड होता है, सिविल सर्विस बोर्ड यानी कि जो आप लोगों का जो स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, वो यहां पर इसी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। तो एज पर द स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जो सिविल सर्विस बोर्ड होता है वो हेड किया जाएगा चीफ सेक्रेटरी के द्वारा। तो यहां पर जो चीफ सेक्रेटरी है विद पर्सनल सेक्रेटरी एंड आइदर फाइनेंशियल जो कमिश्नर होते हैं रेवेन्यू के, वो या फिर होम सेक्रेटरी, तो ये बेसिकली यहां पर रहने वाले हैं। जो बोर्ड है ये प्रोवाइड कराएगा स्टेट के अंदर में जो बेसिकली गाइडलाइन रहेगी सेंटर की फॉलो की जाएंगी, और इसका टेन्योर फिक्स किया जाएगा लगभग 2 साल का। यानी कि ऐसा नहीं है कि आ जाए और कल को निकाल के फेंक दिया कुछ, मतलब एक तरीके से नहीं, पॉलिटिकल डोमिनेशन की वजह से क्या रहता है कई बार कि ऐसे ने एक लगा रखा है, दूसरा है उसने उसको निकाल के फेंक दिया, तो वो नहीं होगा। अब यहां पर इसको कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बिफोर, यानी कि ऐसी नहीं कि वैसे ट्रांसफर किया जाए, कोई भी आगे कुछ भी रिकमेंडेशन दी जाए, ऐसा अब नहीं हो पाएगा यहां पर। तो अगर उसको होगा तो एग्जामाइन किया जाएगा, और फाइनल अथॉरिटी जो होगी इसमें डिसीजन लेने वाली वो होगा राज्य का चीफ मिनिस्टर, यानी कि सीएम के हाथ में ये पावर दे दी गई है। अब यहां पर जो भी करेगा वो सीएम करेगा, सीएम के अलावा किसी के हाथ में यहां पर ये पावर नहीं होगी, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर पंजाब के अंदर है, बल्कि यहां तो चाहिए कि हर एक राज्य के अंदर इसको इंप्लीमेंट किया जाए प्रॉपर वे में, ताकि जो भी यहां पर स्टेट के अंदर जो एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं उनको प्रॉपर वे में कंडक्ट कराया जाए, कोई भी उसमें गड़बड़ी वगैरह ना देखने को मिले। तो इसके बारे में आइडिया रखिएगा। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट न्यूज है आप लोगों के सामने, यहां पर ये गेम के बारे में बात की जा रही है। खेलो इंडिया प्रोग्राम के बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, कुछ एक्स्ट्रा चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो खेलो इंडिया प्रोग्राम हमारी कंट्री में कभी स्टार्ट किया गया था, ये आप लोगों को बताना है। यहां पर अभी इसके 3 एडिशन हो चुके हैं, ये मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। आप लोगों को एक और बताना है, यहां पर जो लास्ट वाला एडिशन हुआ वो कहां पर हुआ, इतना मैं बता देता हूं कि नॉर्थ ईस्ट में हुआ था, यानी कि हमारी कंट्री में जो नॉर्थ ईस्ट राज्य है वहां पर देखने को मिला। आप लोगों को यहां पर ये बताना है कौन सा राज्य था, पहला क्वेश्चन। दूसरा ये बताना है कि सबसे ज्यादा मेडल किसके द्वारा वहां पर जीते गए थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बताइए। गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया कि 1000 के करीब खेलो इंडिया सेंटर यहां पर बनाने की बात की जा रही है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है उस पर यहां पर 1000 के करीब खेलो इंडिया के लिए यहां पर ये बनाए जा रहे हैं। जो सेंटर रहेंगे तो रन किए जाएंगे, कोई पास्ट चैंपियन है, यानी कि पास्ट में जो कोई चैंपियन है जिसके द्वारा मेडल जीते गए हैं, या फिर कोई कोच रहेगा जो यहां पर इनको रन करेगा, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर बेसिक फोकस ये है कि देखिए होता क्या है कि हमारी कंट्री में मान लीजिए गांव में किसी पर्टिकुलर छोटे से एरिया में अगर कोई अच्छा खेलने वाला बच्चा है, ठीक है, वो वहां तक नहीं पहुंच पाता है ऊपर लेवल तक, तो इसलिए यहां पर कोशिश ये रहती है कि ग्रास रूट लेवल पर ही ट्रेनिंग की जाए वहां पर, और बच्चे को निकाल कर लेकर जाए निहार कर, ताकि आने वाले टाइम में ओलंपिक में हमारे मेडल आ सके। तो बेसिक पर्पज उसका ये रहता है। तो ट्रेनिंग जो रहेगी यहां पर वो खेलो इंडिया सेंटर्स रहेंगे, 14 जो आइडेंटिफाई किए जाएंगे। यहां पर एक्सीलेंस इन ओलंपिक, यानी कि एक तरीके से जो ओलंपिक के लिए तैयार किया जा रहा है बेसिकली बच्चों को, और ये जरूरी भी है, छोटे छोटे बच्चों को ओलंपिक के लिए तैयार करेंगे तभी वहां तक पहुंच पाएंगे। तो आर्चरी, एथलीट, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, साइकिलिंग, फेंसिंग, हॉकी, जूडो, और ये सारे गेम है बेसिकली, ठीक है। रोविंग, शूटिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, तो ये सारे गेम है जिसके तहत यहां पर ये काम किया जा रहा है। इसी के साथ में फुटबॉल और ट्रेडिशनल जो स्पोर्ट हैं उनको भी यहां पर इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, जिसके चलते इंप्लीमेंट किया जा सके। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है यहां पर, उसके चलते यहां पर जो बात की जा रही है, तो यहां पर जो KIC है, यानी कि खेलो इंडिया जो सेंटर है, इसी इनके रिक्रूट करेंगे पास्ट चैंपियन को, ताकि फाइनेंशियल ग्रांट प्रोवाइड कराया जा सके। और एनी पास्ट चैंपियन जो यहां पर ये बेसिकली आएगा स्टेब्लिश करेगा KIC, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली एक तरीके से आपने आप किया तो सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी क्या करेंगे, सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से रहेगा बेसिकली यहां पर। अगर खुद से भी पार्टिसिपेट करना चाहता है इससे कोई सेंटर बनाने के लिए, तो उसमें भी सपोर्ट यहां पर मिलने के लिए तैयार है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो खेलो इंडिया यानी कि एक तरीके से आओ इंडिया खेलो, तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर का ये प्रोग्राम है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री भी आप लोग यहां पर याद रखेगा, कई बार डायरेक्ट मिनिस्ट्री आप लोगों से पूछ ली जाती है, तो कोई कंफ्यूजन ऐसा माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये थी इसके बारे में इंफॉर्मेशन। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, इसी तरीके से आप लोग एंजॉय करते रहिए। और कितने ऐसे बंदे हैं जो कल से योगा स्टार्ट करने वाले हैं, यस लिखिए, जो करने वाले हैं, जो नहीं करने वाले वो नो लिखिए, और जो नो लिखेंगे वो ये बताइए क्यों नहीं करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि ये देखिए चीजें ऐसी हैं कि स्टार्ट कीजिए, काफी सही रहेगा लाइफ में, अच्छे से आप लोग एक तरीके से बैलेंस बना पाओगे, अपने माइंड को सेट रख पाओगे, तो काफी कुछ आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से एंजॉय कीजिए।
तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।